हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो मैं आज आपका यहाँ पे फिर से स्वागत करता हूँ आकाश के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जेई मेल के इस सेशन में फिजिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि रिलेटेड होंगे ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर से। ओके ना, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर कि टू मासेस M1 एंड M2 आर रिलीज्ड, है ना। दो मासेस को M1 M2 है, उन्हें हमने रिलीज़ किया है ना। कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मतलब एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इनिशियली दे वर लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, मतलब बहुत दूर थे वो पहले स्टार्टिंग में। व्हाट इज़ देयर रिलेटिव स्पीड व्हेन दे आर एट डिस्टेंस आर अपार्ट, जब वो डिस्टेंस आर पर पहुंच जाएंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस से, लॉन्ग डिस्टेंस से, तो हमें बताना है कि उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में जो दोनों मासेस थे वो पहले लॉन्ग डिस्टेंस पे थे। ये लॉन्ग डिस्टेंस से मैंने बना दिया इनको, और दोनों का इनिशियल स्पीड क्या था? 0। दोनों का इनिशियल स्पीड 0 था। ओके, और कुछ टाइम के बाद जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्मॉल आर के इक्वल। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से चलते हुए आएंगे और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कितना हो गया? अब आर हो गया होगा, है ना। तो ये M1, ये M2, तो इसका कुछ वेलोसिटी इधर आया होगा, ये मैंने मान लिया V2। इसका वेलोसिटी कुछ इधर आया होगा, ये मैंने मान लिया कितना? V1। अब हमें बताना है कि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देखें यहाँ पर, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं? V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 माइनस V2 रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये V1 तो प्लस साइन के साथ आएगा और V2 माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस V2। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा हमारे पास इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा V1 प्लस V2, मतलब दोनों की जो वेलोसिटीज़ है उनके मैग्नीट्यूड का सम के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम देखें तो दोनों जब पास आ रहे हैं तो किसकी वजह से आ रहे हैं? एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। तो जब वो पास आ रहे हैं तो बाहर से कोई फोर्स नहीं है इन दोनों पर, तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पर 0 है। एफ एक्सटर्नल यहाँ पर 0 है, इसका मतलब कि अगर कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा इस पूरे सिस्टम का। तो इनिशियली हम देखें तो दोनों रेस्ट पर थे लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों का 0 हो जाएगा। और फाइनली मोमेंटम इन दोनों से हम निकाल सकते हैं V1 V2 की टर्म्स में, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ इसको, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब डेल्टा पे चेंजिंग मोमेंटम क्या रहेगा आपका? 0। तो P1 मतलब पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम, दोनों का सम क्या रहेगा? 0। ओके ना, क्योंकि मोमेंटम में कोई चेंज हो नहीं रहा है, इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P1 जो है मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करेंगे तो P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड P2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो P1 इक्वल टू माइनस P2, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों के जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है उससे मैं P अज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब जब ये पास आ रहे हैं तो यहाँ पे केवल ग्रेविटेशन फोर्स दोनों के बीच में काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? टोटल एनर्जी कंजर्व रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो इनिशियली दोनों का स्पीड कितना था? 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। और U इनिशियल तो वो हम क्या लिखते थे? माइनस G M1 M2 बाई R। तो लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये R क्या होगा? इनफाइनाइट। ऐसे K फाइनल कितना हो गया हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है दोनों का मोमेंटम सेम है तो मैं मोमेंटम की टर्म्स में ही लिख लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की टर्म्स में हम लिख सकते हैं P स्क्वायर बाय 2m। तो पहले पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा P स्क्वायर बाय 2m1, दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगा P स्क्वायर बाय 2m2। और U फाइनल, तो U फाइनल क्या हो जाएगा? जब वो R डिस्टेंस पे आ गए होंगे तो वो हो जाएगा माइनस G M1 M2 बाई R के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ से मैं P का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी तो हमें नोन है, पता है सारी चीज़ें, सारी टर्म्स पता है। तो ये हमारे पास ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? G M1 M2 बाई R के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास P का वैल्यू आ जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास?
जी m1m2 बाई आर इंटू 2, और ये हो जाएगा हमारे पास m1m2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इस पूरे का रूट। ये हमारे पास मोमेंटम का वैल्यू आ गया इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद। ओके ना, तो मोमेंटम तो आ चुका है। अब पूछा क्या है हमसे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो क्या है हमारे पास, v1 प्लस v2 के इक्वल। तो मैं यहाँ से देखूँ तो v1 प्लस v2 मुझे ये निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी। तो v1 क्या हो जाएगा हमारे पास, p बाई m1 है ना, और v2 क्या हो जाएगा, p बाई m2 मोमेंटम वाले फॉर्मूले से। तो p का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, कितना आया था हमारे पास, √2g r m1 प्लस m2, ये तो रूट में आएगा, और ये m1 m2 बाहर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से ये 1/m1 प्लस 1/m2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m1 इंटू m2 के इक्वल। तो ये इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बचेगा 2g, और ये अंदर आ जाएगा तो स्क्वायर होके इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट में बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन r के इक्वल। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बोथ पार्टिकल्स व्हेन दे विल बी एट डिस्टेंस r। ओके ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोला गया है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m एंड 2m, है ना, 2 पार्टिकल हमें रखे मास m और 2m मास के, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ r, है ना, r डिस्टेंस पे रखेंगे। इनिशियली 2 मीटर इज गिवन 2m इज, मतलब जो 2m मास है उसको हमने कुछ वेलोसिटी दिया है v0 अवे फ्रॉम m से दूर की तरफ मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दे दिया है ना, एंड m इज एट रेस्ट, इनिशियली वो रेस्ट पे था लेकिन मूव करने के लिए फ्री है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम देखें तो 2m और m मास 2 ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, और m को हमने कुछ यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया v0 स्टार्टिंग में, जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, r के इक्वल था, है ना। तो अब ये पूछा कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या हो रहा होगा बेसिकली यहाँ पर कि जब ये दूर ज़्यादा होगा तो दोनों के बीच में मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो इसका स्पीड अभी ज़्यादा है, इसका स्पीड है ही नहीं, तो ये आगे दूर जाता जाएगा, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से इसका स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, और इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन का इधर लग रहा है तो इसका स्पीड कम होने लगेगा। लेकिन जब तक 2m मास का स्पीड ज़्यादा है, जब तक 2m मास का स्पीड ज़्यादा है तब तक इसके लिए डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा, तो ये दूर होता चला जाएगा। ओके ना, तो कब तक होगा, इसकी स्पीड कम हो रही है, इसकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो अब डिस्टेंस बढ़ना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी वेलोसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी, तो अब पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा हो गई, आगे वाले की स्पीड कम है, तो अब डिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम सेपरेशन कब हुआ, जब दोनों का जो वेलोसिटी है वो सेम हो गया था, ठीक है ना। तो अब उसी इंस्टेंट पे हमें यहाँ पर मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो बाहर से हम देखें सिस्टम पर, अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए पूरे को, तो इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई भी फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब एफ एक्सटर्नल यहाँ पर 0 है तो मोमेंटम में चेंज, या हम बोल सकते हैं पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा उस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो इसका भी v मान लिया तो इसका भी v, दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम आया होगा, है ना। तो अब मैं पी इनिशियल देखूँ तो कितना हमारे पास 2m v0 इस वाले पार्टिकल का, ये रेस्ट पे था तो इसका 0, पी फाइनल दोनों का इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ m1v, मतलब m इस वाले छोटे वाले पार्टिकल के लिए, प्लस दूसरा वाला 2m, तो 2m इंटू v। तो यहाँ से हमारे पास v का वैल्यू आ जाएगा 2v0/3 के इक्वल। तो ये वो वेलोसिटी होगी दोनों के लिए कॉमन, जब दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो मैक्सिमम हो चुका होगा, ठीक है ना। अब इस इंस्टेंट पे हमें डिस्टेंस भी निकालना है, तो वही तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें तो फोर्स जो भी है इस पूरे सिस्टम में वो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, तो
तो मैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं हम यहाँ पर। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो इनिशियल हम देखें तो कितने से चल रहा था, 2m वाला, वो चल रहा था v0 से, तो v0 स्क्वायर, और m के लिए स्पीड 0 थी, u इनिशियल कितना हो जाएगा माइनस जी 2mm बाई आर, है ना। k फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का कॉमन वेलोसिटी आ गया था, m वाले का भी और 2m वाले का भी, कितना आया था v के इक्वल। तो ये कॉमन वेलोसिटी से हमने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख लिया फाइनल। ऐसे u फाइनल कितना हो जाएगा मैक्सिमम सेपरेशन पे, माइनस जी m 2m बाई, ये m होगा और ये 2m बाई r मैक्सिमम। तो हमें ये r मैक्सिमम ही निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये v का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे r मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास m v0 स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर बाई r इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3m/2, और v का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 2v0/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m/2 इंटू 2v0/3 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 2gm स्क्वायर बाई r मैक्स। तो एक m तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास v0 स्क्वायर, और ये इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 v0 स्क्वायर, है ना। एक 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2/3 बचेगा, यहाँ से इसको मैं इधर उठा के ले आया, माइनस ये हो जाएगा 2gm/r के स्क्वायर के बराबर, r के बराबर, और ये बचेगा इधर से माइनस 2gm/r मैक्स। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ अब, 2gm/r मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 2gm/r, और इधर से ये बचेगा हमारे पास 3 - 2, तो प्लस का ये हो जाएगा माइनस v0 स्क्वायर बाई 3 के इक्वल, है ना। तो यहाँ से जो r मैक्स है उसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो मुझे r मैक्स निकालना था, वो हो जाएगा 2gm, ये हो जाएगा 3r, तो इंटू 3r मैं इधर लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 6gm माइनस v0 स्क्वायर r, ठीक है ना। तो ये हमारे पास r मैक्स का वैल्यू हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 6gmr अपॉन 6gm माइनस v0 स्क्वायर r। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर मैक्सिमम सेपरेशन, ओके ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 स्टार्स इज 10a। मतलब 2 स्टार हमें बोले गए हैं जिनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10a के इक्वल। द मासेस ऑफ दिस स्टार्स आर m एंड 16m। दोनों स्टार्स का हमें मास भी दिया हुआ है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का रेडियस भी हमें दिया हुआ है ना। और बॉडी ऑफ मास है, एक छोटी बॉडी है जिसे हमने फायर किया स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लार्जर स्टार। तो लार्जर स्टार की सरफेस से हमने उसको फायर किया है टुवर्ड्स द स्मॉलर स्टार। व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम इनिशियल स्पीड टू रीच द सरफेस ऑफ द स्मॉलर स्टार, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ g, m एंड a, है ना। मतलब बड़े स्टार से छोटे स्टार की तरफ हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रू किया है सरफेस से दूसरे की सरफेस तक, तो उसको सरफेस पे कितना मिनिमम स्पीड दे इनिशियल कि वो दूसरे छोटे स्टार तक जस्ट पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक स्टार हमारे पास बड़ा है और एक स्टार यहाँ पे हमारे पास छोटा है। इसका मास है 16m और रेडियस हमें इसका दिया हुआ है 2a के इक्वल, है ना। ऐसे इस वाले का मास है m और रेडियस है a, ओके। और दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमें दिया हुआ है 10a, ओके। और अब यहाँ से हम एक पार्टिकल को फायर कर रहे हैं इसकी तरफ, है ना, छोटे वाले स्टार की तरफ। तो उसको जो भी स्पीड दिया गया होगा उसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो अभी स्टार्टिंग में इसके पास वाले पॉइंट्स के लिए बड़े वाले स्टार का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही इसके पास पहुँचेगा तो पास पहुँचते छोटे वाले स्टार का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन
इस पार्टिकल पर बैलेंस हो जाएगा और इस पर लगने वाला नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये पार्टिकल को इतनी स्पीड दी जाए जस्ट कि वो जस्ट यहाँ तक पहुँच जाए, और जहाँ पे आपका जी नेट मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 0 हो रहा है ना, जी इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर आते आते इसका फाइनल वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए, 0 नहीं है जस्ट 0, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होते ही आगे निकल जाएगा थोड़ा सा, तो आगे निकलते ही वो आगे इसका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि अब इसके आगे इसका अट्रैक्शन फोर्स बड़ा रहेगा, है ना। तो जस्ट पहुंचाना है वहाँ तक, तो उसके लिए हमें इस वाले पॉइंट तक ठीक पहुंचाना होगा। तो यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाए, तो हमें ये कंसेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट ही निकालते हैं जहाँ पर आपका जो जी इफेक्टिव है, जी नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 हो जाए दोनों स्टार्स की वजह से, तो इस पर लगने वाला फोर्स पार्टिकल पर वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मान लिया मैंने x, तो इसका डिस्टेंस बचेगा 10 - x। अब इसकी वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस तरफ होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से कितना आएगा, वो आ जाएगा जी एम, कितना हो गया 16m बाई आर, आर कितना हो गया 10 - x, 10a - x, तो 10a - x का होल स्क्वायर, और इधर से वाला इस तरफ कितना लगाएगा, वो अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो वो हो जाएगा जी एम, उसके लिए डिस्टेंस हमें कितना माना है x, तो ये x स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का g यहाँ पे मिलके नेट 0 दे देगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से जी एम तो कैंसिल हो गया, रूट लेके इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x, है ना, रूट भी ले लिया डायरेक्टली यहीं से, और ये हो जाएगा 10a - x, तो इधर आके हो गया 5x, और 5x = 10 है, तो x हो जाएगा हमारे पास 2a, मतलब छोटे वाले स्टार से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 2a होगा, और बड़े वाले स्टार से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10a में से 2a माइनस कर दिया तो 8 है, तो बड़े वाले के सेंटर से 8a डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक हम क्या लगाना है, अब एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमें तो भी मिनिमम भी निकालना है, अभी तो हमने x निकाला है ओनली। तो अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, अगेन हम देखें तो यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या लगा दूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, ओके ना। तो लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, वो क्या हो जाएगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल के इक्वल। तो के इनिशियल तो वो होगा जो आपने मिनिमम वेलोसिटी दिया था ½ mv, तो वी मिनिमम को मैं अभी वी ही लिख देता हूँ, और यू इनिशियल तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी होगा, छोटे वाले स्फीयर की वजह से भी होगा, है ना। तो बड़े वाले के लिए कितना डिस्टेंस पर है, जितना उसका रेडियस है 2a, तो बड़े वाले की वजह से हो गया -g16m स्मॉल m Gmm/r, r कितना है इसके लिए, यहाँ से 2a, उसकी सरफेस से फेंक रहे हैं तो 2a, ऐसे छोटे वाले का कितना हो जाएगा -gmm, उसके लिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा 10a था तो ये 2a था, तो ये बचा कितना इसके सेंटर से 8a, यहाँ तक ये 10a - 2a, तो ये कितना बचा 8a, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस है हमारे पास 8a छोटे वाले के से स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों स्फीयर्स की वजह से, दोनों स्टार्स की वजह से उस पार्टिकल की। के फाइनल की बात करें तो जस्ट वहाँ पे पहुँच के वो रुक गया है, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 0, पोटेंशियल एनर्जी अगेन दोनों की वजह से आएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो x का वैल्यू आ गया था हमारे पास 2a, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा 8a, तो बड़े वाले से अब ये 8a डिस्टेंस पर है, तो बड़े वाले की वजह से पोटेंशियल एनर्जी g16m, बड़े स्टार्स की वजह से कितना हो जाएगा 16m/8a, और छोटे वाले के लिए 2a डिस्टेंस है तो -gmm/2a, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये v मिनिमम वैल्यू जो रिक्वायर्ड होगा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो m तो सब में क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये, है ना। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करें तो हाफ भी ये 4 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास v² = 16 gm/a, ये हो जाएगा -gm/4a प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास -16 gm/4a -gm/a, तो gm/a भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचा हमारे पास 16 + 1/4, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 1,
तो ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 1, ये तो 5 हो गया, 16 माइनस 5 11, 11 प्लस 1/4, तो 11 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 44 प्लस 1 मीन्स 45/4, और हमें v निकालना था तो इसका रूट ले लेंगे, तो 45 को और ये 4, तो 45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9, तो 9 का हो जाएगा 3, 4 का हो गया 2, और अंदर बचेगा √5gm/a। तो ये v मिनिमम हमारे पास आ गया, जो हमें उस ऑब्जेक्ट को देना पड़ेगा बड़े वाले स्टार की सरफेस पर, है ना, जिसके लिए वो ठीक यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन हमें जस्ट यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, हमें उस पॉइंट तक लगाना है जहाँ पे दोनों स्टार्स का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर 0 हो जाएगा, है ना। उसके आगे तो ये अपने आप ही पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ओनली। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है यहाँ पर, अ स्पेसशिप इज सेंट टू इन्वेस्टिगेट अ प्लेनेट, ये प्लेनेट है और स्पेसशिप को यहाँ से हमने सेंड किया है, ऑफ मास m, प्लेनेट का मास दिया हुआ है m, रेडियस r, while having motionless in space at a distance 5r from the center of the planet, है ना। द स्पेसशिप फायर द इंस्ट्रूमेंट, तो स्पेसशिप यहाँ था, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट इसने फायर किया है ना। पैकेज विद स्पीड v0 स्पीड से एज शोन, जो दिखा रखा है हमें। द पैकेज हैज़ मास m, इसका मास m दिया हुआ है पैकेज का, विच इज़ मच स्मॉलर देन द मास ऑफ स्पेसशिप, तो स्पेसशिप से जब अलग होगा तो उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। फॉर वाट एंगल थीटा द पैकेज जस्ट ग्रेजेज द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, मतलब ठीक ये जाने के बाद ठीक इसको ग्रेज करे बस, है ना, टच करता हुआ निकल जाए। तो उसके लिए हमें पूछा गया है कि इस थीटा एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे ये प्लेनेट था हमारे पास, यहाँ से आपने 5r डिस्टेंस से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे v0 स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया। तो ये सर्कुलर तो नहीं है, मतलब यहाँ पे पाथ इस ऑब्जेक्ट का एलिप्टिकल होगा, तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा और कहीं पे ये टेंजेंशियल होके ऐसे कुछ यूँ ऐसे निकल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये इसका जस्ट ग्रेस करता हुआ निकलना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस भी पता है और ये वाला डिस्टेंस भी पता है, ये कितना हो जाएगा प्लेनेट की रेडियस के बराबर, और यहाँ पे वेलोसिटी में मान लेता हूँ टेंजेंशियली वो कितना हो गया v। ठीक है, तो ये थीटा अननोन हो गया, v अननोन हो गया। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगी, क्योंकि थीटा भी हमें नहीं पता है और v भी हमें नहीं पता है ना। तो एक हम लगा सकते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना, किसके अबाउट, प्लेनेट के सेंटर के अबाउट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा इसी प्लेनेट के सेंटर से पास होगा। तो टॉर्क जो होगा सेंटर के अबाउट वो 0 होगा, प्लेनेट के सेंटर के अबाउट 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा अबाउट सेंटर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, है ना, क्योंकि फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमेशा सेंटर से पास होता है प्लेनेट के, तो उसके अबाउट टॉर्क हमेशा 0 आना है। तो एल इनिशियल की बात करें तो हम लिखते थे एम वी परपेंडिकुलर इंटू आर, तो आर तो कितना है 5r इनिशियली, और v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा v0 साइन थीटा के इक्वल, है ना। तो ये हो जाएगा एल इनिशियल हमारे पास m v0 साइन थीटा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू r, r कितना है हमारे पास 5r, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और फाइनली हम लिखें तो ये हमने यहाँ पे v अज्यूम कर लिया है ना। तो एम वी आर ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंशियल है, तो जस्ट ग्रेस कर रहा है इसको, तो ये हो जाएगा एम वी इंटू आर, ये डिस्टेंस तो पता ही है प्लेनेट का, एम से एम कैंसिल, तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास v0 साइन थीटा इंटू 5 इक्वल टू v। तो ये हमारे पास स्पीड आ गई जिससे ये इसको ग्रेस करता हुआ निकल जाएगा। किससे आया ये, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, है ना। अब यहाँ पे हम देखें तो अभी हमारे पास थीटा भी अननोन है ना, और v का वैल्यू भी अननोन है, क्योंकि थीटा ही नहीं पता तो v भी नहीं पता। तो वन मोर इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 अननोन 2 इक्वेशंस। तो दूसरा इक्वेशन क्या लगेगा, अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मैं अगेन यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर, तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो k इनिशियल कितना था, हमने v0 से इसको प्रोजेक्ट किया था,
तो के इनिशियल हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल है जिसके प्लेनेट के सेंटर से 5r डिस्टेंस पर है, तो माइनस जी एम, प्लेनेट का मास कैपिटल एम था और डिस्टेंस कितना हो गया 5r, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इसका। के फाइनल, तो वो कितनी स्पीड से चल रहा है v से, तो वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल कितना हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर के इक्वल, है ना। अब मुझे तो थीटा निकालना है, तो मैं इस v को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ, और m भी यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 जी एम बाई 5r, इधर आके ये हो जाएगा जी 2gm बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर, और v का वैल्यू ये रख देते हैं हम, है ना। तो v का वैल्यू ये रखा हमने, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5r, तो 10 माइनस 2 8 प्लस 8gm बाई 5r इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू मैं ये रख देता हूँ, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये साइन थीटा हमें निकालना था, थीटा निकालना है, तो वी नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, है ना। वी नॉट स्क्वायर 25 से डिवाइड कर दिया, तो वी नॉट स्क्वायर को तो अंदर ले गया मैं, तो 1 प्लस 8gm बाई 5r इंटू वी नॉट स्क्वायर, है ना। एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 अंडर रूट 1 प्लस 8gm बाई 5r वी नॉट स्क्वायर। तो थीटा मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ से थीटा मैं ले सकता हूँ साइन इनवर्स 1/5 अंडर रूट 1 प्लस 8gm बाई 5r वी नॉट स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारा थीटा होना चाहिए, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं अब हम। तो 1/5 साइन इनवर्स 1/5 1 प्लस 8gm बाई 5 वी नॉट स्क्वायर आर, तो 5 वी नॉट स्क्वायर आर मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट लगाए हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया है और दूसरा हमने यहाँ पे लगाया है एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम, है ना, ये पार्टिकल मास एम का इज अटैच्ड टू अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ एल। तो ये मेटेलिक वायर है, उससे लेंथ एल का, उससे ये अटैच्ड है। एरिया दे रखा है इस वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दिया हुआ है वाई वायर के लिए। द अदर एंड ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, तो जो दूसरा एंड है वायर का वो फिक्स्ड है ना, ये वाला एंड। द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, तो पार्टिकल को ऐसे यहाँ से रिलीज किया है, तो ऐसे ग्रेविटी के इफेक्ट में ऐसे नीचे जाएगा, है ना। व्हेन द वायर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया था। एंड द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ वर्टिकल सर्किल, एक्सटेंशन इन द वायर एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, मतलब जब ये घूमते घूमते वर्टिकल हो जाएगी स्ट्रिंग, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमें बताना है कि वायर में एक्सटेंशन अगर इतना है, जो इसने दिया हुआ है एक्सप्रेशन यहाँ पर NMGL अपॉन AY, देन N का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये ग्रेविटी के इफेक्ट में पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ कुछ ऐसे आ जाएगा, तो इसमें कुछ एक्सटेंशन होगा, लेकिन हम जानते हैं कि एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। तो इफेक्टिव लेंथ को तो आप L ही मान के लिख सकते हैं, मतलब L प्लस कुछ एलोंगेशन भी होगा, लेकिन लेंथ के कंपैरिजन में एलोंगेशन को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो अब जब ये नीचे पहुंचा होगा, तो इनिशियल स्पीड यहाँ पे जब छोड़ा था तो 0 था, यहाँ आते आते इसका कुछ वेलोसिटी हो गया होगा v, तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा प्लस ये सर्कुलर मोशन में है, टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, तो इस टेंशन की वजह से इसमें स्ट्रिंग में कुछ एलोंगेशन आया होगा, है ना। तो एलोंगेशन तो है, लेकिन उसका हम अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर पाथ मान के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो एलोंगेशन लेंथ के कंपेरिजन में नेगलेक्ट माना जा सकता है। तो अगर मुझे टी पता चल जाए, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस में हम कैसे लिख सकते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा T/A, फिर उसे हम क्या लिखते थे यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेंथ, तो हो जाएगा डेल्टा L/L
एल के इक्वल, और हमसे एलोंगेशन ही पूछा है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा यहाँ से टी एल बाई ए अपॉन वाई। तो अगर मुझे टेंशन का वैल्यू पता चल जाए तो मुझे डेल्टा एल मतलब वायर में जो एलोंगेशन हुआ है उसका वैल्यू पता चल जाएगा इस पोजीशन पर। तो एलोंगेशन के लिए पहले टी निकालना है, तो टी के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या ले सकता हूँ, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है ये फोर्स सारे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो सेंटर की तरफ टी लग रहा है माइनस एम जी, ये दोनों फोर्सेस लग रहे थे, तो नेट फोर्स क्या लिखते हैं सेंटर की तरफ हम, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाई एल। तो जो टी है उसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो अब मुझे वी भी निकालना पड़ेगा, वी भी अननोन है ना। तो अब वी कैसे निकालें, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह पता है इसका, है ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो हम यहाँ लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि टेंशन कोई वर्क नहीं करता है, केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा, और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो दोनों में से कुछ भी लगाया जा सकता है, मैं लिख देता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू डेल्टा के। तो ग्रेविटी के लिए कितना चलाई है, एल, इनिशियली यहाँ था, तो वर्टिकल ग्रेविटी के अलॉन्ग लेंथ कितना चला है, एल, और नीचे आ रहा है फोर्स के अलॉन्ग, तो पॉजिटिव वर्क डन, तो प्लस एम जी इंटू एल। ऐसे टेंशन का, तो टेंशन तो हमेशा क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो जो भी उसका वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा टेंशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा परपेंडिकुलर है, तो टेंशन यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेगा, है ना। तो टेंशन का वर्क डन 0। डेल्टा के क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो हमारे पास 0 है, फाइनल हमने वी की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो वो फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0। तो यहाँ से वी कितना आ गया हमारे पास, √2gl। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई इस वाले पॉइंट पे। अब मैं ये वैल्यू अगर यहाँ रख दूंगा तो मुझे टी मिल जाएगा, है ना। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा हमारे पास एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो वी स्क्वायर बाई एल कितना आ गया यहाँ से 2g, तो एम वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा हमारे पास 2mg, है ना। वी स्क्वायर बाई एल यहाँ से कितना आएगा 2g के इक्वल, तो ये यहाँ पे हमने 2g रख दिया, तो 2mg, तो टोटल टेंशन हो गया हमारे पास 3mg के इक्वल। अब इस टेंशन का वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलोंगेशन, तो डेल्टा एल वो हो जाएगा टी का वैल्यू पुट किया, तो 3mg इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, ये हमारे पास डेल्टा एल का वैल्यू आ गया। अब इसको हमें उस ऑप्शन से जो हमें दिया गया था डेल्टा एल के लिए उससे कंपेयर कर लेते हैं, एन एम जी एल अपॉन ए वाई। तो ये हो जाएगा एन एम जी एल अपॉन ए वाई, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एन किसके बराबर आ गया 3 के इक्वल, तो जो एन है वो हमारे पास आ जाएगा 3। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, कंसिडर अ हाइपोथेटिकल प्लेनेट, है ना, कोई प्लेनेट हमें एज्यूम करना है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, वेरी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। तो ये अब स्फेरिकल नहीं है, प्लेनेट कैसा है, लॉन्ग है और सिलेंडर की फॉर्म में है ना। द प्लेनेट हैज़ डेंसिटी रो एंड रेडियस आर, है ना, उसका वॉल्यूम मास डेंसिटी रो दे रखा है, रेडियस दिया हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। इफ़ अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड दिस प्लेनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो अगर वो प्लेनेट कुछ ऐसा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सैटेलाइट का जो प्लेन है वो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा होगा, है ना, in a circular orbit in a plane that is perpendicular to the axis of the cylinder, the orbital speed would be, तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा जिससे घूम रहा होगा वो अगर इस फॉर्मेट में है और पी एंड क्यू यहाँ पे क्या है को प्राइम्स है, देन वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये लॉन्ग सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा होगा, है ना, तो इसको हम वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं। तो वायर की तरह एज्यूम करेंगे तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मान लेते हैं ये सैटेलाइट आर डिस्टेंस पर है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जी वो लिखा जाता है 2g लैम्डा बाई आर के इक्वल, है ना। और लैम्डा यहाँ पे होता है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ का मास, लेकिन हमें लैम्डा नहीं दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो मुझे लैम्डा को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो लैम्डा क्या था, यूनिट
लेंथ का मास। तो मैं डेंसिटी से कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम डेंसिटी से, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, यूनिट लेंथ का, इस सिलेंडर का। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, जो कि इस प्लेनेट का रेडियस है ना। तो एरिया इनटू लेंथ, लेंथ मैंने कितना ले लिया 1, ठीक है। तो ये आपका यूनिट लेंथ का मास हो गया है ना, वॉल्यूम डेंसिटी से। तो यूनिट लेंथ का मास ही आपका लैम्डा होता है। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उसका वैल्यू इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारे पास 2g लैम्डा। लैम्डा हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर बाई आर के इक्वल, है ना। तो ये g का वैल्यू आ गया। तो ये जो g है, इस पर फोर्स लगा होगा mg, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ इसके। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो सेंटीमीटर फोर्स। तो सेंटीमीटर फोर्स ये ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो सेंटीमीटर फोर्स कितना हो गया, m इंटू जी, सेंटर की तरफ, m सैटेलाइट का मास, तो वो किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर फोर्स मीन्स mv स्क्वायर बाई स्मॉल r। तो g का वैल्यू m से m तो कैंसिल हो गया, g कितना आया था हमारे पास 2g रो पाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल r, और ये होगा v स्क्वायर बाई स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल। तो v आ गया हमारे पास अंडर 2g रो पाई आर स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी आ गया जिससे सैटेलाइट उस प्लेनेट के चारों ओर घूम रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ऑर्बिटल स्पीड ही दिया हुआ है, तो मैं इसको वहाँ पुट कर देता हूँ कंपेयर करने के लिए। तो ये हो जाएगा रूट पी बाई क्यू पाई जी रो आर स्क्वायर। तो यहाँ से पी बाई क्यू देखें तो किसके बराबर आ गया, पी बाई क्यू आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। मतलब पी का वैल्यू 2 हो जाएगा और क्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना, दोनों को प्राइम्स हैं। तो p प्लस क्यू पूछा था हमसे, मीन्स 2 + 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 के इक्वल। तो इस केस में जो आंसर होगा, जो हमसे पूछा गया है p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू होगी 3। क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या बोला गया, कंसिडर मासिव यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो ये बड़ा एक सॉलिड स्फीयर था ऑफ मास m एंड रेडियस r, है ना। A spherical cavity of radius r/2 is created। तो इसमें एक स्फेरिकल कैविटी हमने बना दी है r/2 रेडियस का। A particle of mass m, है ना, जो कि कैपिटल m से बहुत छोटा है, is dropped into this cavity। तो कैविटी के अंदर हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, ठीक है ना, इस कैविटी के अंदर। From the top point P, F represent magnitude of the gravitational force on the particle इन द कैविटी। तो कैविटी के अंदर जो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो F से रिप्रेजेंट किया गया है। R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो R उसका सेंटर से डिस्टेंस है पार्टिकल का। एंड T टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिच पॉइंट O। तो P पे ड्रॉप किया था, O तक पहुंचने का टाइम कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया गया है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन अज्यूमिंग द पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द स्फीयर ओनली, ठीक है ना। तो अंदर ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट में ही ये मूव कर रहा है। तो हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। तो एक तो फोर्स निकालना है और एक टाइम निकालना है। तो फोर्स निकालना है तो अंदर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना पड़ेगा, फोर्स के लिए mg, और उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो टाइम भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बताया हमें कितना चला 2r, है ना, नॉट 2r, r/2 + r/2 मीन्स r चला है। ये सेंटर है बड़े वाले स्फीयर का O। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। तो ये आपको कुछ स्फीयर ऐसे दिया हुआ है और इसके अंदर ये कैविटी है ना, r/2 का, ये सेंटर हो गया बड़े वाले स्फीयर का। तो अगर मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट पे g निकालना है ना, कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, आप इस लाइन के अलॉन्ग भी ले सकते हो। तो ये यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो गया बड़े वाले के सेंटर से, छोटे वाले के सेंटर से ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r2। और दोनों पूरे के लिए हटाए गए पार्ट, दोनों के लिए ये जो पार्टिकल है वो अंदर ही है, स्फीयर के अंदर है। तो अंदर वाले पॉइंट्स पे जो ग्रेविटेशन फील्ड होता है उसका वैल्यू हम लिखते हैं 4πg रो r/3 के इक्वल, ये हम लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो अब यहाँ पे g देखेंगे, g इफेक्टिव वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा g टोटल पूरे स्फीयर की वजह से माइनस जो रिमूव पोर्शन है उसकी वजह से वेक्टर फॉर्म में। तो g टोटल हम क्या लिख देंगे 4πg रो/3। तो सबके लिए सेम ही रहेगा क्योंकि डेंसिटी हटाए गए पार्ट के लिए भी उतना ही है और टोटल के लिए भी उतना ही है, इनटू। तो पहले ये r1 वेक्टर बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस माइनस ये r2 वेक्टर
ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब ये R1 तो कुछ ऐसे है और R2 ऐसे, लेकिन मुझे माइनस करना है, तो माइनस R2 कितना हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा दूसरे वाले के सेंटर की तरफ। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हमारे पास, ये वाला वेक्टर, मीन्स दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये क्या हो जाएगा R/2, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ 4π0/3 इंटू R/2, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो जी इफेक्टिव है वो ना R1 पर डिपेंड कर रहा है ना R2 पे, तो इसका वैल्यू कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और ये R1 माइनस R2 है ना, तो ये इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर साइन वेक्टर के साथ बात करेंगे तो माइनस साइन आता है, तो मैं अगर यहाँ माइनस साइन भी लगाता हूँ तो ये R1 माइनस R2 के अपोजिट होगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा। कैविटी के सेंटर से जो सॉलिड स्फीयर है उसके सेंटर की तरफ होगा। तो ये कांस्टेंट भी आ रहा है ना, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके ना। तो अब यहाँ से हम देखें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो को हम हटा देते हैं यहाँ पर, 4π/3g, रो क्या हो जाएगा, मास अपन वॉल्यूम, जो कि टोटल स्फीयर का दिया हुआ था हटाने से पहले। तो 4/3π r³ इंटू R/2, तो 4/3π तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इफेक्टिव हो जाएगा Gm/2 r³ r² के इक्वल, है ना। यहाँ से हमारे पास जी इफेक्टिव आ गया। और ये कैसे लग रहा होगा, यहाँ से सर्कमफ्रेंस से लेकर सेंटर तक, ओके, और कांस्टेंट है। तो अब उसे कितना डिस्टेंस चलना है यहाँ से यहाँ तक, r के इक्वल चलना है। तो डिस्टेंस चलना है r, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास r, तो हम क्या लिखेंगे ut प्लस हाफ at²। तो u इनिशियल स्पीड क्या थी 0, तो u0 हो गया प्लस हाफ a आपका ग्रेविटेशन फील्ड ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू कितना आया है हमारे पास Gm/2r²। तो Gm/2r² इंटू t²। तो ये t हमसे टाइम पूछा गया था, वो वाला t है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4r³ का रूट, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या। तो ये 4 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2r तो बाहर, √r/Gm, तो 2r √r/Gm, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट है। अब फोर्स हमारा बचा रह गया, तो फोर्स बोला है कि एट t = r/2 डिस्टेंस पे या r/4 डिस्टेंस पे। तो फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स क्या होगा ma, और a यहाँ पे आपका g दे रहा है, तो g कांस्टेंट है तो फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो r/2 पे पूछा जाए या r/4 पे पूछा जाए। तो जो फोर्स है उसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा mg इफेक्टिव। और g इफेक्टिव हमारे पास कितना आया था, Gm/2r², तो Gm/2r²। तो ये हमारे पास फोर्स का वैल्यू हो जाएगा जो किसी भी पॉइंट पे कैविटी के अंदर उस पार्टिकल पर लग रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Gm/2r², और फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे सही है और सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, क्योंकि फोर्स का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या बोला गया इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म स्फीयर हैज़ डेंसिटी रो एंड रेडियस r, है ना। यूनिफॉर्म स्फीयर, द प्रेशर P कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल कंप्रेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2, है ना। तो वो स्फीयर जो बना हुआ है वो खुद के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा होगा हर पॉइंट पे, है ना। तो r/2 डिस्टेंस पर जो प्रेशर है वो हमें इस टर्म से दिया हुआ है, πg ρ पावर p r/3/r से। तो p, q और r यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो हमें इन सब का जो सम आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका प्लेनेट था या स्फीयर है, तो इससे r डिस्टेंस पर, तो इस वाले यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, यहाँ पे इस सारे पार्ट की वजह से इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर फोर्स भी इस पर अप्लाई हो रहा होगा। तो उस प्रेशर का ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, उसको इससे कंपेयर करा के हम इन टर्म्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं उसको। आर पे जाकर हमने डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया है ना, डी आर विड्थ का, इसकी विड्थ डी आर है, ओके। और इसका एरिया बहुत छोटा है, लेकिन उसको एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे, है ना, उस एरिया को यहाँ से यहाँ तक ये मैंने डी ए मान लिया, ओके। तो इस पर एक तो नीचे की तरफ एम जी फोर्स लग रहा होगा, डी एम जी ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो डी एम जी, इसको अगर मैं यहाँ बनाता हूँ इस छोटे से पार्ट को, तो इसका ये वाला क्वेश्चन एरिया डी है और ये डी आर,
तो नीचे क्या लग रहा है DmG, नीचे वाला प्रेशर ऊपर लग रहा होगा तो प्रेशर इनटू एरिया ds का फोर्स ऊपर लग जाएगा, और ऊपर वाला प्रेशर का फोर्स P प्लस dP इनटू एरिया, एरिया कितना है dA। तो अब ये जो एलिमेंट है यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं ऊपर वाले प्रेशर का नीचे वाले प्रेशर का प्लस जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लग रहा होगा फोर्स, तो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो इन दोनों को ये वाला जो फोर्स होगा प्रेशर का वो बैलेंस कर लेगा, है ना, इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं लिख सकता हूँ P प्लस dP इंटू DA प्लस DmG, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों नीचे लग रहे हैं उसको ये ऊपर लगने वाला फोर्स बैलेंस कर लेगा P इंटू DA। और यहाँ से हम देखें तो P DA तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्या बचेगा आपके पास dP इंटू DA प्लस DmG इक्वल टू 0। तो DM को आप क्या लिख सकते हो, वो हम लिख सकते हैं उधर जाके माइनस हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया DA इंटू हाइट DR, तो DA इंटू DR इंटू G। तो DA भी देखें तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो DP का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस रो G इंटू DR। अब G का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे DP मिल जाएगा, अब उसे इंटीग्रेट कर लेना है हमें। तो G का वैल्यू हमारे पास कितना आता है 4πg/3 इंटू रो R के इक्वल, रो यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है, तो ये वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। तो DP इक्वल टू माइनस रो इंटू G का वैल्यू कितना था 4πg/3 रो इंटू R इंटू DR। तो अब दोनों साइड मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर का लिमिट लगेगा, यहाँ पे R का लिमिट लगेगा रेडियस का, तो मुझे पता है सरफेस पे प्रेशर 0 हो जाएगा, है ना, और ये यहाँ तक हमें देखना है कि कितना प्रेशर आ जाएगा R/2, तो ये डिस्टेंस R/2, R/2 पे तो प्रेशर निकालना है, ये डिस्टेंस R/2 है तो ये भी तो R/2 बचेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो जब डिस्टेंस हमारा R है ना, यहाँ तक, तो प्रेशर क्या है 0, तो प्रेशर यहाँ पर 0, और जब डिस्टेंस कितना हो गया R/2 जिस पे हमें सॉल्व करना है, तो R/2 पे ये प्रेशर पूछा है P कितना हो जाएगा, तो DP हो जाएगा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो DP का इंटीग्रेशन हमें लिमिट डालने के बाद P ही मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रो स्क्वायर 4πg/3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा R²/2, तो 2 भी मैंने बाहर ले लिया, और R² के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो R²/4 R/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो R²। तो सॉल्व किया इसको तो ये आ जाएगा P इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 1 तो 3, तो रो 4πg/3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3R²/4, तो 4 और 3 तो कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा रो, ये रो स्क्वायर हो गया था ना, तो रो स्क्वायर πg/2, ओके। तो अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर लेते हैं जो वैल्यू हमें दिया गया है ना, तो हमें क्या दिया गया है πg p पावर रो पावर p r/3/r, तो πg रो पावर p r/3/r। तो यहाँ पे हम देखें तो रो की पावर 2 है तो p तो 2 हो गया, r/3 तो q भी 2 हो गया, और r का वैल्यू भी कितना हो गया 2 हो गया, तो p भी हमारे पास 2 है, q भी 2 है और r भी 2 है, और हमसे तीनों का सम पूछा है, मतलब p प्लस q प्लस r मीन्स 2 + 2 + 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6, जो हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोला गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ L, है ना, क्यूब है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फील्ड है हमारे पास इसके वर्टिसेस पर कितना है E0 के इक्वल हमें दिया गया है। देन द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ एट वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2L, मतलब क्यूब का लेंथ अगर डबल कर दिया जाए, है ना, तो सेम डेंसिटी रखते हुए वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वर्टिसेस पे वो हो जाएगा P(E0/Q) के इक्वल। तो P और Q यहाँ पे इंटीजर्स हैं लोवेस्ट फॉर्म में, जितने भी छोटे हो सकते हैं, तो हमें P + Q का वैल्यू बताना है। तो अब देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो ये क्यूब है हमारे पास,
इसकी एक कॉर्नर पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड हमें कितना दिया हुआ है, ई नॉट के इक्वल। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ई नॉट, वो किसके बराबर होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। मतलब डायमेंशनली अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनल में अगर देखेंगे तो एम किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जी एम तो एल क्यूब हो गया, वॉल्यूम एल क्यूब के लिए, बाई आर, तो आर यहाँ पे आर स्क्वायर, तो वो भी एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आएगा कुछ, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल चला जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ से हम देखें तो जो ई नॉट है वो यहाँ से प्रोपोर्शनल हो गया एल के, है ना। रो को भी हम हटा देते हैं क्योंकि रो भी कांस्टेंट है ना। जी एम बाई आर स्क्वायर होता है नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में। तो बस हमने डायमेंशन वहाँ से देख लिया है डायमेंशनली। तो जी एम मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और नीचे आर स्क्वायर, तो वो लेंथ एल के ही कुछ मल्टीपल में आया होगा, है ना। तो वो मल्टीपल तो प्रोपोर्शनल में कैंसिल हो जाएगा। तो जो ई है ग्रेविटेशनल फील्ड वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E1 बाई E2, वो क्या हो जाएगा L1 बाई L2। तो पहले आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है ई नॉट, और बाद वाले केस में हमें निकालना है। तो यहाँ से L1 पहले कितना था L, बाद में हमने लेंथ को कर दिया डबल 2L, तो L से L कैंसिल। तो जो E2 है नया वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा 2E नॉट के इक्वल। तो 2E नॉट हमारे पास नया ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा सेकंड क्यूब के लिए, जिसका लेंथ हमने डबल कर दिया है। तो L के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हम सीधे यही बोल सकते हैं कि ट्रिपल कर दिया लेंथ को, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 4 टाइम्स कर दिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब L के प्रोपोर्शनल है सीधे सीधे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या बोला है हमें। स्फेरिकल सैटेलाइट ऑफ मास m एंड रेडियस r/2, है ना। स्फेरिकल सैटेलाइट जिसका रेडियस हमारे पास r/2 के इक्वल है ना, इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ का मास और रेडियस r बोला गया यहाँ पर। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है सैटेलाइट। ड्यू टू एयर ड्रैग देयर इज अ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। कुछ फ्रिक्शन वगैरह लग रहा होगा जिससे उसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होता जा रहा है ना सैटेलाइट का। एट अ स्मॉल कांस्टेंट रेट, तो किस रेट से कम हो रहा है, वो कांस्टेंट है c के इक्वल। तो यूनिट टाइम में c एनर्जी उसका कम होता चला जाएगा, है ना। अज्यूमिंग पाथ ऑफ द सैटेलाइट ऑलवेज रिमेन्स ऑलमोस्ट सर्कुलर, तो जो पाथ है वो मैं लगभग सर्कुलर ही अज्यूम करना है। तो पूछा है फाइंड टाइम आफ्टर विच सैटेलाइट जस्ट टचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो वो सैटेलाइट घूमते घूमते अर्थ की सरफेस को टच कर जाए तो हमें वो टाइम बताना है, ठीक है ना। तो हम देखें तो वो पहले जो सैटेलाइट था वो कितना डिस्टेंस पे था अर्थ के सेंटर से 4r, और इसका खुद का है r/2। तो ये यहाँ पे घूम रहा था, और जब ये जस्ट टच कर लेगा अर्थ को तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इनिशियली सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 4r, बाद में कितना हो गया r प्लस r/2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया ये हमारे पास r प्लस r/2 प्लस 2 + 1, तो 3re/2 के इक्वल। ओके ना। अब इसका जो एनर्जी में लॉस हुआ, तो ये सैटेलाइट ही है सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो जो एनर्जी में लॉस हुआ वो वहाँ पे जो हमें देखा है कि लॉस पर सेकंड कितनी रेट से हो रहा है c से। तो पहले हम टोटल एनर्जी का लॉस निकाल लेते हैं। तो ये तो सैटेलाइट की तरह मूव कर ही रहा है, तो टोटल एनर्जी आपका जो भी इनिशियल था माइनस टोटल एनर्जी जो फाइनल रहा होगा, तो इतना हमारे पास लॉस हो गया होगा। तो पर सेकंड कितना लॉस हो रहा था c, तो मान लेते हैं इसको टोटल टाइम t लगा, तो t टाइम में कितना लॉस हो गया होगा ct। तो ये दोनों टर्म्स बराबर होना चाहिए हमारे पास। ओके, तो t इनिशियल का वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो t इनिशियल कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 4r के इक्वल, है ना। तो 4r के इक्वल है, तो t इनिशियल हो जाएगा -GMEM/2r, और r कितना है यहाँ पे 4r, और फाइनली कितना हो गया डिस्टेंस कितना बचा 3re/2, तो -GMEM/2 इंटू r कितना हो गया 3re/2। ओके, तो ये इतना लॉस हुआ होगा, वो लॉस किसके बराबर है यहाँ पर c इंटू टी के बराबर। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो GMEM/r तो हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से बचेगा माइनस का 1/8 और इधर से बचेगा प्लस का 1/3, है ना, इक्वल टू CT। तो इसको आगे सॉल्व किया हमने, तो ये हो जाएगा GMEM/r इंटू ये कितना हो जाएगा 24, 3 8 8 - 3 5, तो 5/24
इक्वल टू सी टी, तो टी टाइम यहाँ से हमें मिल जाएगा कितने टाइम बाद वो जस्ट टच कर लेगा, तो ये हो जाएगा 5/24 जी एम ई एम बाई आर ई इंटू सी। ये हमारे पास टाइम का वैल्यू आ गया जब वो अर्थ सरफेस को ठीक टच कर लेगा। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन देखें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है ना, 5 GMEM/24 REC। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए इस एपिसोड में केवल इतना ही। और भी अच्छे क्वेश्चंस के लिए, अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।